इट्स द सेम थिंग आकाश. टाइम शेयरिंग इज द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. सो टाइम शेयरिंग जो वर्ड है दैट इज द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. उस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको जो एल्गोरिदम चाहिए होता है जॉब शेड्यूलिंग का, वो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम होता है. सो जब हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं लाइक मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, वैसे ही टाइम शेयरिंग इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कि जहां पर प्रोसेसेस के बीच में टाइम शेयर किया जाता है फॉर एग्जीक्यूशन, है ना. और उस चीज को अचीव करने के लिए जो एल्गोरिदम है वो है राउंड रॉबिन एल्गोरिदम. नेगेटिव मार्क्स तो आप अटेम्प्ट मत करना ना. जो नहीं आता उसको अटेम्प्ट मत करो, जो आता है उसको अटेम्प्ट करो. फिर नेगेटिव मार्क्स क्यों आएंगे? हाँ तो फिर कोई नहीं ना, पेपर देना ही है, सिर्फ देने के लिए ही बोल रही हूँ. इफ यू जस्ट हैव टू गिव तो कुछ तो करोगे, इसलिए एसक्यूएल और नेटवर्क्स पढ़ लो. अदरवाइज तो फिर ठीक है, जब वो मैटर ही नहीं करता तो इट्स ओके. क्लियर है आकाश? गुड. ओके, फटाफट पूछो भाई क्वेश्चंस. बरसात होनी चाहिए डाउट्स की, नहीं? या सारे डाउट्स ऑलरेडी क्लियर है? वील हैव इट एवरी डे नाउ. ठीक है. सैटरडे संडे को तो फॉर श्योर नहीं होगी, बट अदरवाइज रोज होगी 12:30 पे ये डाउट क्लियरिंग सेशन. ठीक है. सो एवरी डे एट 12:30 वी विल बी हैविंग द डाउट क्लियरिंग सेशन एंड 1:30 वी विल बी हैविंग द एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन. ठीक है. उसके लिए तो पीसीएम का ही देना है ना मुझे. हो गया आपका पीसीएम? हो गया. मल्टीटास्किंग वर्सी ओके. देखो इसमें क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग पहले बता देती हूँ आपको. मल्टी प्रोग्रामिंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम यूज करते हैं. तो फिर आप बीएससी, अच्छा आप बता रहे थे ना कि एलिजिबल हो, मैथ्स है इसलिए. ठीक है ठीक है ठीक है. ओके. तो मैथ्स के बेसिस पे मिलेगा उसमें एडमिशन. ठीक. सो मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, जैसे कि आपके पास एक प्रोसेसर है. ठीक है. उसको 5-6 जॉब्स दी गई एग्जीक्यूट करने के लिए. तो उसको 5-6 जॉब्स असाइन की गई. अब वो फर्स्ट जॉब को लेता है. जब हमारे पास जॉब्स होती है ना, तो वो दो तरह की होती हैं. एक होती है प्रोसेसर बाउंड जॉब्स, एक होती है इनपुट आउटपुट बाउंड जॉब्स. फर्क क्या होता है? प्रोसेसर बाउंड जॉब्स नीड प्रोसेसर टाइम. उनको ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम चाहिए होता है. दे नीड मोर ऑफ सीपीयू टाइम. इनपुट आउटपुट बाउंड जॉब जो होती है उसको ज्यादा काम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ करना होता है, प्रोसेसर के साथ कम काम करना होता है. ठीक है. अब क्या होता है कि जब प्रोसेसर किसी जॉब को एग्जीक्यूट कर रहा है, नाउ इट नीड्स टू गो फॉर इनपुट आउटपुट. तो जब वो इनपुट आउटपुट के लिए जाती है जॉब, उस टाइम पे आपका प्रोसेसर फ्री है. वो क्या करता है? रेडी क्यू मतलब रेडी क्यू, जिसमें वो सारी जॉब्स है जो एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है, वहां से वो एक अगली जॉब को उठा लेता है. इट पिक्स अप द नेक्स्ट जॉब फ्रॉम दैट. फिर वो उस जॉब को एग्जीक्यूट करने लग जाता है जब तक पहले वाली इनपुट आउटपुट के लिए गई हुई है. ठीक है. फिर उसके बाद जब वो वापस आती है, और ये आप वापस कैसे आते हैं उसके लिए स्पेशल सिग्नल्स होते हैं जिन्हें इंटरप्ट्स कहा जाता है. क्या कहते हैं? इंटरप्ट. सो इंटरप्ट इज द स्पेशल टाइप ऑफ सिग्नल जिसकी हेल्प से हम ये बताते हैं कि भाई आई एम रेडी फॉर एग्जीक्यूशन या आई वांट टू गो फॉर इनपुट आउटपुट. सो जब भी एक प्रोसेस को सीपीयू को कुछ बीच में से रोक कर बताना होता है, तो उसके लिए जो चीज यूज होती है उसे हम इंटरप्ट कहते हैं. ठीक है. सो अब होता क्या है कि जब आपके पास एक जॉब एग्जीक्यूट हो रही है, तो ये आपका सीपीयू है. ठीक है. इट इज एग्जीक्यूटिंग अ जॉब. जॉब 1 इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड. अब इसको कहाँ जाना है? इनपुट आउटपुट के लिए. अगर ये इनपुट आउटपुट के लिए चली जाएगी तो जॉब 2 सीपीयू के पास आ जाएगी. कहाँ से? रेडी क्यू से. ठीक है.
सो जॉब 2 यहाँ पर आ जाएगी, तो सीपीयू इसको एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। जब ये फ्री हो जाएगा तो ये सीपीयू को वापस क्या भेजेगा, इंटरप्ट, कि भाई मेरा काम हो गया, मुझे कंटिन्यू करो। तो फिर सीपीयू इसको बीच में रोककर इसको वापस ले लेगा। सो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसे कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। एंड द लेवल ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ रैम, क्योंकि जितनी जॉब्स रैम में रह पाएंगी उसी के बीच में प्रोसेसर स्विच कर सकता है। तो प्रोसेसर कैन स्विच बिटवीन दोज जॉब्स ओनली विच आर देयर इन योर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसीलिए कहते हैं कि जितनी ज्यादा रैम होती है उतनी स्विचिंग स्पीड जो होती है प्रोसेसर की वो फास्ट हो जाती है। इसलिए आप एक जॉब से दूसरी जॉब में, मतलब एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में इजीली स्विच कर सकते हो। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग समझ में आया? मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब समझ में आ गया? ठीक है, ये तो हो गया आपका। अभी बताती हूँ ध्रुवी। सो ये मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया। अब मल्टी प्रोग्रामिंग के बाद आपके पास है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में क्या होता है? मल्टीटास्किंग में आपके पास जो एक बड़ा सा प्रोग्राम है उसको अलग अलग टास्क्स में डिवाइड कर दिया जाता है, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3। ठीक है, जो हमारा ALU है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स हो जाते हैं, जैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए अलग यूनिट है, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग यूनिट है, कंपैरिजंस के लिए अलग यूनिट है। तो इसमें अलग अलग टास्क अलग अलग यूनिट को असाइन किए जा सकते हैं। सो a program is divided into multiple tasks and those multiple tasks can be assigned to different functional units and those are executed simultaneously। ठीक है, तो वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होते हैं, उस चीज को मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो इसमें एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी रोल होता है और हार्डवेयर में भी होना चाहिए कि वी शुड हैव मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स, तभी वो उसको कोड, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको उस तरह से एग्जीक्यूट कर पाएगा। सो वो हो जाता है आपका मल्टीटास्किंग, कि प्रोग्राम एक है लेकिन उसको हमने फर्दर स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दिया और वो जो टास्क है वो आपके अलग अलग फंक्शनल यूनिट्स पे हो रहे हैं। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग तो एक छोटा सा कंसेप्ट होता है। दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बट इट इज वन ऑफ द जॉब्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। थ्रेड का मतलब होता है अ प्रोसेस अंडर एग्जीक्यूशन। सो अ प्रोसेस अंडर एग्जीक्यूशन इज अ थ्रेड। सो नॉर्मली क्या होता है, जब आप कोडिंग सीखोगे, जब आप सी लैंग्वेज करोगे, C++ करोगे, तो आप देखोगे कि जब एक फंक्शन दूसरे को कॉल करता है, जब एक आपका प्रोसेस चल रहा है और वो दूसरे को कहता है कि मेरा कुछ काम कर दो, तो वो खुद रुक जाता है एंड दूसरा वाला वर्क करना शुरू करता है। तो एट अ टाइम ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूट्स। सो मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट्स एट द सेम टाइम, जो कि एक ही बड़े प्रोग्राम को बिलोंग करते हैं। So they belong to one big program, but multiple processes can execute at the same time. Simultaneous execution of multiple threads is multi-threading. Ujjwal, clear hai? Is it clear what is multitasking, multi-programming and multi-threading? ठीक है। अच्छा, अब ध्रुवी इज आस्किंग कि मैम रजिस्टर्स और कैश बता दो। ठीक है, आपके पास देखो मेमोरी हायरार्की नाम की एक चीज होती है। आपका जो प्रोसेसर है सीपीयू, इट नीड्स टू एक्सेस द डेटा। मल्टी प्रोसेसिंग होगा वो। हाँ, वो कोर्स होते हैं, ये उज्जवल। ठीक है, आपके पास सीपीयू है, सीपीयू के लिए जो भी काम उसको करना है दैट ऑल हैज टू बी स्टोर्ड इन रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी में सब कुछ स्टोर होता है और परमानेंट स्टोर कहाँ होता है? आपकी हार्ड डिस्क पे, जहां से रैम में डेटा लाया ले जाया जाता है। ठीक है, अब रैम और सीपीयू के बीच में भी रैम से भी फास्ट दो चीजें हैं। एक है कैश और उससे भी ऊपर है रजिस्टर्स, जो कि सीपीयू के अंदर ही होते हैं एक तरह से। ठीक है, सो रैम है हमारी विच इज वॉलेटाइल, कैश भी वॉलेटाइल है, ये सारे वॉलेटाइल है। जब तक पावर है इनमें डेटा है, जब पावर खत्म डेटा खत्म, ये ऑल दीज आर वॉलेटाइल। ये नॉन वॉलेटाइल है, इसमें डेटा हमेशा रहता है जब तक आप डिलीट नहीं करते या हार्ड डिस्क करप्ट ना हो जाए। ये सारे वॉलेटाइल है, जब तक सिस्टम ऑन है डेटा है, सिस्टम ऑफ डेटा गॉन। ठीक है, सो अब क्या होता है कि सीपीयू
हार्ड डिस्क से डेटा आता है रैम के अंदर, पर हमारे पास एक कंसेप्ट होता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, कि भाई अगर मान लो कि अभी किसी प्रोग्राम ने बाइट नंबर 2056 को रेफर किया है, तो भाई इसी के कंटिन्यूस ही रेफर करेगा ना अगली 5-6 इंस्ट्रक्शंस में, तो हो सकता है कि अगली 10 तो यहीं से ही रेफर होने वाली है। तो वो क्या करता है, 10 बाइट्स के ब्लॉक को पहले ही कैश में लेके आ जाता है। कैश रैम से भी ज्यादा फास्ट होती है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब डेटा चाहिए हो तो कैश से ही मिल जाए, रैम में ना जाना पड़े। सो यहीं से डेटा फेच कर लेता है, विच मेक्स द प्रोसेसिंग फास्टर। बट कभी कोई वैल्यूज ऐसी भी होती है जो सीपीयू को बहुत ज्यादा बार यूज करती है। सो बहुत ज्यादा बार यूज करनी है तो वो हम कैश में भी नहीं स्टोर करते, वो हम रजिस्टर में स्टोर कर देते हैं। सो रजिस्टर क्या होता है, which is inside the CPU, और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम कहें तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। सो कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। सो कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स का क्या मतलब है, एक फ्लिप फ्लॉप आपके पास वो सिस्टम यूनिट के अंदर कैश होता है ना, मैं तो प्रोसेसर की बात कर रही हूँ, मदरबोर्ड के ऊपर जो चिप होती है, ठीक है। सो इसमें जो आपके पास रजिस्टर है, रजिस्टर क्या हो जाता है, कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। ये तो सीधा ही आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट्स यूज करके, मतलब एंड और गेट यूज करके बनता है ना। मैंने बताया था आपको फ्लिप फ्लॉप्स कैसे बनते हैं। सो फ्लिप फ्लॉप्स आर मेड अप ऑफ एंड और गेट्स। सो अ रजिस्टर इज अ कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। अगर आपके पास एक 8 बिट रजिस्टर है, मतलब उसके अंदर 8 फ्लिप फ्लॉप हो गए। जनरली डी फ्लिप फ्लॉप्स यूज होते हैं टू स्टोर द डेटा। सो 8 डी फ्लिप फ्लॉप्स हम यूज कर सकते हैं एक बेसिक रजिस्टर बनाने के लिए, जिसमें आपका डेटा स्टोर हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज रजिस्टर कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, इट्स लाइक दैट। अब क्या आ जाता है इसके अंदर कि आपके पास सीपीयू बहुत सारे तरह के रजिस्टर यूज करता है, जैसे कि आईआर। आईआर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जो सीपीयू को इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है वो पहले उसको लाके कहाँ पे स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। इंस्ट्रक्शन आएगी कहाँ से, मेमोरी में इंस्ट्रक्शन कौन से एड्रेस पे पड़ी हुई है, उसका एड्रेस होता है पीसी में, प्रोग्राम काउंटर में। सो प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर होता है विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। एमआरएस मेमोरी रजिस्टर, इसमें एड्रेस होता है नॉर्मल, किसी भी डेटा पे आपको काम करना है तो जो भी रैम में से डेटा फेच होना है या रैम में डेटा राइट होना है, उसका एड्रेस आपके पास मेमोरी रजिस्टर में होना चाहिए। डीआर होता है डेटा रजिस्टर, तो जिस डेटा के ऊपर ऑपरेट करना है दैट कम्स इन डीआर। एसी होता है एक्यूमुलेटर, जो भी इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस होती है उनका सारा जो रिजल्ट है वो आपका एक्यूमुलेटर के पास होता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल स्टोर्ड ओवर हियर। रजिस्टर्स क्लियर है, ध्रुवी इज इट क्लियर, रजिस्टर्स क्या होते हैं। श्योर कलश, ठीक है। रजिस्टर्स जो है उसमें सबसे ज्यादा फास्ट मेमोरी एलोकेट होती है। पैरेलल प्रोसेसिंग, उज्जवल पैरेलल प्रोसेसिंग में वही होता है जैसे मल्टीटास्किंग में होता है इन अ वे, कि आपके पास मल्टीपल जॉब्स हैं विच आर एग्जीक्यूटेड पैरेलली, मतलब एक ही टाइम पर एक से ज्यादा जॉब्स आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, डिवाइडिंग देम इनटू सब टास्क। तो उनको हम छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके इस तरह की अरेंजमेंट करते हैं कि वो सब एक साथ काम कर सके, तो उसे हम पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। ओके, अब आपके पास टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, देखो टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए। तो जब भी एक सॉफ्टवेयर हम क्रिएट करते हैं वी मस्ट मेक श्योर कि वो प्रॉपरली टेस्ट किया जाए, ताकि आपके पास उसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना रह जाए, ठीक है। सो उसमें वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग्स। वो टेस्टिंग्स अब डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे अलग अलग तरह से कैटेगराइज की जाती है, ठीक है। उसके अंदर आपको टेस्टिंग में क्या करना होता है, एक तो होता है आपका ओवरऑल सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग, ठीक है। ओवरऑल सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग क्या होती है कि आपको देखना है कि पूरा का पूरा रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। उसे आई विल जस्ट कंफर्म यू दिस थिंग, एक इसमें से व्हाइट बॉक्स होती है, एक ब्लैक बॉक्स होती है। एक होती है कि ओवरऑल सिस्टम का आउटपुट देखते हैं हम, ठीक है, और एक होता है कि आप इंडिविजुअल यूनिट्स का आउटपुट देखते हो
कि हर इंडिविजुअल यूनिट आपको सही आउटपुट दे रही है या नहीं. So just a sec, I'll just confirm you. What else? हाँ, वही जो दो मैंने डिफरेंस बताया वो डिफरेंस वही है, लेकिन किसको क्या कहते हैं वो बता देती हूँ. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होता है उसमें आपका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो टेस्ट होता है. ठीक है, तो एक एक चीज को हम टेस्ट नहीं करते. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आइटम इज नॉट नोन टू द टेस्टर. ठीक है, सो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होती है, जो टेस्टर है बंदा, उसको आपको पूरा कोड नहीं पता, उसको अंदर का स्ट्रक्चर नहीं पता, उसको सिर्फ क्या पता है कि भाई ये रिजल्ट आना चाहिए, तो वो आपके सॉफ्टवेयर को रन करता है एंड ही मेक्स श्योर कि आपके पास वो रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है, सो उसको सिर्फ एक्सटर्नल डिजाइन और स्ट्रक्चर पता है और वो उसी को ही टेस्ट करता है. उसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं. व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड इन विच द इंटरनल स्ट्रक्चर इज टेस्टेड. तो उसको पता है कि ये इंटरनली कैसे बना है और वो एक एक फंक्शन को कॉल करेगा, एक एक कोड को रन करके देखेगा, छोटे छोटे कोड्स को चेक करेगा कि इस कोड का क्या रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है. सो दैट इज योर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि व्हाइट का मतलब है सब कुछ, तो सब कुछ टेस्ट होता है. ठीक है, एवरीथिंग इज टेस्टेड इन डिटेल, एक एक छोटा छोटा कोड. ठीक है, जबकि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में सिर्फ आपका ओवरऑल चेकिंग होती है कि पूरा जो रिजल्ट है वो सही आ रहा है या नहीं. ठीक है, दैट इज द डिफरेंस विच यू हैव टू रिमेंबर. अब आप कह रहे हो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग. ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ व्हाइट बॉक्स एज वेल एज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. ठीक है, तो इसमें हम लिमिटेड इंटरनल चीजों को चेक करते हैं और एक्सटर्नल जो हमारा रिजल्ट है उसको चेक करते हैं, बट लिमिटेड इंटरनल थिंग्स आर चेक्ड. व्हाइट बॉक्स में क्या होता है, सारे के सारे इंटरनल मॉड्यूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब अच्छे से टेस्ट होता है. लेकिन ग्रे में आपका ओवरऑल आउटर चेक हो जाता है एंड इंटरनल सर्टन मॉड्यूल्स आर चेक्ड, नॉट एवरीथिंग इज चेक्ड. So since it's a combination of white and black box testing, we call it gray box testing. ठीक है, बाकी टेस्टिंग भी दो तरह की होती है, मैनुअल भी होती है, ऑटोमेटिक भी होती है. जो टेस्टर्स हैं दे कैन डू इट एवरीथिंग ऑफ देयर ओन, या फिर आप डिफरेंट टूल्स होते हैं टेस्टिंग के, काफी सॉफ्टवेयर्स आते हैं टेस्टिंग के लिए, उनको भी यूज कर सकते हैं टेस्टिंग करने के लिए. ग्रे टू ग्रे रिस्पॉन्स टाइम ये क्या होता है? फ्रेम टाइम तो एनिमेशन में हो गया कि आपके पर सेकेंड कितने फ्रेम्स चेंज हो रहे हैं. दैट विल हेल्प यू टू गेट द क्वालिटी ऑफ द एनिमेशन. ग्रे टू ग्रे रिस्पॉन्स टाइम किस कंटेक्स्ट में पूछ रहे हो उज्जवल? प्रिंटर्स में, स्क्रीन में, लाइक इन विच डिवाइस कंटेक्स्ट यू आर आस्किंग दिस? मॉनिटर में ग्रे टू ग्रे रिस्पॉन्स टाइम, आई एम हियरिंग दिस लाइन फॉर द फर्स्ट टाइम टू बी ऑनेस्ट. देख लेते हैं, ये कहाँ बुक में था क्वेश्चन कोई ऐसा? ग्रे टू ग्रे रिस्पॉन्स टाइम, ये तो टेस्ट है कोई ग्रे टू ग्रे रिस्पॉन्स टाइम. हाँ, this is the response time or pixel response measured, and what do the numbers really mean? The most common metric of pixel response is known as gray to gray, sometimes abbreviated to GIG, GIG. अच्छा, इंटरनेट पे तो पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा, और क्योंकि इतनी टर्म्स होती है. वही है कि आपका एक पिक्सल रिस्पॉन्स कितनी देर में देता है. इट्स नॉट द टाइम कि एक पिक्सल ऑफ से ऑन होने में कितना टाइम लगाता है, बट इट इज स्क्रीन रिस्पॉन्ड क्विकली टू योर कंट्रोल इनपुट्स. जैसे जब आप बेसिकली गेमिंग में यूज होता है कि जब आप गेमिंग में कोई भी की प्रेस करते हो तो कितने टाइम में आपके जो गेमिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिस्पॉन्ड देते हैं. सो हाउ मच रिस्पॉन्स, हाउ फास्ट रिस्पॉन्स यू गेट इन दैट, सो इट्स रिलेटेड टू समथिंग लाइक दैट.
हाँ, ये गेमिंग मॉनिटर्स वाला टर्म है। बताओ, बुक खत्म कर दी। चलो मैं आपको काम भेजती हूँ फिर, आज पक्का याद से।